नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीज। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। नाल में एनडीसी घोटाले को लेकर मामला गरमाया हुआ है और दूसरी ओर पुलिस भी पूरी सक्रियता से इस मामले की जांच कर रही है और अभी तक इस मामले के जो दो आरोपी थे उनको कोर्ट में पेश कर रिमांड में लेने के बाद दोबारा पेश कर दिया। ये लोग दोनों अंदर जा चुके हैं, इनसे काफ़ी कुछ कैश बरामद हुआ है, ऐसी हमारे पास जानकारी आई हुई है। और इस पूरे मामले के अंदर जो ताज़ा अपडेट था पहुंचे हुए आर्थिक अपराध शाखा के अंदर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आर्थिक अपराध शाखा के एसएचओ हैं संदीप, जो इंस्पेक्टर हैं यहाँ पर इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हम उनसे जुड़ रहे हैं, उनसे कुछ सवालों को लेकर, इस मामले के जो सवाल हैं उसको लेकर उनसे बात करेंगे। सबसे पहले एसएचओ साहब, आपका अब तक टाइम्स में मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार। ये जो हमारे पास एक मुकदमा था FIR नंबर 73, ये 14 फेब को फर्दर प्रोसीडिंग्स थी, इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे पास आया था, जो इसमें एलिगेशंस लगाए गए थे कि किसी ने DULB की पोर्टल को हैक कर लिया है और उस पर कुछ जो एप्लीकेशंस थी उनको टेम्प्रेरी प्रॉपर्टी ID के लिए अप्रूव कर दिया है। जब हमने इसकी जांच की और हमने इस संबंध में पंचकूला से जाके जो DULB का पोर्टल जो DULB ऑफिस, वहाँ से जाके इसमें हमने डिटेल्स ली। जो हमारी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कोई भी वो नहीं था कि किसी ने हैक किया है, जबकि एसएचओ साहब इसमें यही सवाल था सबसे बड़ा, लोग यही बात जानना चाह रहे थे कि पोर्टल हैक हुआ है या नहीं हैक हुआ। नहीं, पोर्टल कहीं किसी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में कहीं ये सामने नहीं आया कि पोर्टल को किसी ने हैक किया है। और उसके अंदर जो है मतलब पोर्टल में जो बनाया गया था उसके अंदर अप्रूव्ड कॉलोनीज के NDC जो थी वो जारी होती थी, टेम्प्रेरी जो प्रॉपर्टी IDs हैं वो जारी होती थी। जो टेम्प्रेरी ID है किसी और एरिया की जारी करवा ली और रजिस्ट्री किसी और एरिया की करवा ली है, जिस संबंध में हमारी जांच आगे चल रही है। जो रेवेन्यू विभाग है उससे भी हमें डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं और इस संबंध में हम अपना जो भी इन्वेस्टिगेशन को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। एसएचओ साहब, इसमें जो अभी तक कितनी रजिस्ट्रियाँ आपने जो सस्पेक्टेड थी जो पकड़ी गई हैं वो कितनी रजिस्ट्रियाँ हैं? नगर निगम ने हमारे को 209 जो हैं जो एंट्री संबंध में हमने जो रिकॉर्ड लिया तो उसमें हमें पता लगा कि करीब 209 में से 106 अनअप्रूव्ड एरियो की रजिस्ट्रीज हैं और 43 अप्रूव्ड एरियो की रजिस्ट्री हैं। बाकी जो टेम्प्रेरी ID जनरेट हुई थी उस संबंध में लोगों ने कोई रजिस्ट्रियाँ नहीं करवाई हैं अभी तक। तो 106 है उसमें से भी हमने प्रायोरिटी बेसिस पे वो ली हैं, जिसमें एरिया किसी कॉलोनी का दिखा दिया और रजिस्ट्री किसी कॉलोनी की। उसके बाद हम सेकंड फेज में जो इसमें इन्वेस्टिगेशन है ये देख रहे हैं भी एक सेम कॉलोनी में पार्ट 1 पार्ट 2 भी हैं, जिसमें किसी में मतलब खसरा नंबर है वो अप्रूव्ड है और किसी पार्ट 2 में अनअप्रूव्ड है, वो अभी हम जांच कर रहे हैं। इसमें एसएचओ साहब जो बड़ा सवाल उठ के ये आ रहा था कि इस पूरे मामले के अंदर अभी तक जितनी भी पुलिस ने जांच की है इसके अंदर और कितने आरोपी शामिल हो सकते हैं, पहला सवाल ये था। और इसके बाद मैं दूसरा भी आपसे, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में इसमें अमित को जो नगर निगम में एक कॉन्टैक्ट बेसिस पे लगा हुआ था राजीव के साथ मिलके उसने कुछ मतलब इस तरीके की टेम्प्रेरी ID जनरेट कर दी थी। हम उनको ये तो नहीं कह सकते कि वो अनअप्रूव्ड है क्योंकि वो जनरेट ही अप्रूव्ड एरिया की हुई हैं, बट उन्होंने यूज़ उनको डिफरेंट वे में कर दिया है। तो इसलिए अमित को अरेस्ट किया, देन उसके बाद जो नगर निगम में था राजीव उसको अरेस्ट किया। आगे भी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने अदर डिपार्टमेंट से सामने आएगा, हम उसको उसमें जो भी इसके अंदर जिसने भी गलत किया होगा वो अरेस्ट होगा। संदीप जी, इस पूरे मामले के अंदर एक मामला ये आ रहा था कि एक नया नंबर, जिस तरह से कंप्लेंटेंट ने बताया था, ये नगर निगम करनाल थी, उन्होंने बताया था कि एक अलग से मोबाइल नंबर यूज़ किया गया है, तो वो नंबर किसका था और उसकी अभी तक पुलिस की जांच कहाँ तक पहुंची है? जो वो नंबर एप्लीकेशन में FIR में हमारे सामने आया है उस नंबर की हमने जांच की है। उस नंबर पे गया था कि उसके माध्यम से कि कोई पोर्टल के अंदर एंटर किया गया हो या उस पर कोई ऐसा OTP आया हो जिसके थ्रू किसी एप्लीकेशन को जनरेट किया गया हो। उस नंबर को जो भी चेंज किया गया है वो जो अपना नगर निगम है इन्हीं को परमिशंस थी। उस जो मेन जिसको मास्टर यहाँ पे बनाया हुआ था जो EO के पावर है, EO के उसके अंदर से ही चाहे उन्होंने OTP शेयर किया चाहे किसी ने असेस की मतलब उन्होंने अपनी साइट चेंज कर दिया, लेकिन बाहर के किसी आदमी को हम ये कहें कि इसमें जाके किसी ने हैकिंग करके कुछ किया, ऐसा कोई भी नहीं है। क्योंकि ये परमिशन सिर्फ एडमिन को थी, एडमिन के पास OTP आता है, OTP के थ्रू उस पोर्टल में एंटर किया जाता है और उसमें चेंज किया गया वो। संदीप जी, इस पूरे मामले के अंदर जिस तरह से एडमिन के ऊपर बात आ रही है, तो एडमिन भी इसमें सस्पेक्टेड है या नहीं है? देखो ये एक्चुअली प्रॉब्लम इसमें जो ये थी, इसके अंदर DULB का जो ये पोर्टल आया है ये बिल्कुल लेटेस्ट की काफ़ी गुंजाइश है
क्योंकि नया सॉफ्टवेयर है और जैसे जैसे कमियां इसके अंदर मिल रही हैं, डिपार्टमेंट्स हैं चाहे नगर निगम है, वो इसमें जो भी गुंजाइश है इसको ठीक करने, इसमें चेंजमेंट करने की, वो बार बार भेज रहे हैं। क्योंकि जब ये स्टार्टिंग में आया था इसके अंदर कुछ ऑप्शंस नहीं थे, जो बाद में महसूस किया गया कि वो ऑप्शंस होने चाहिए, तो नगर निगम चाहे करनाल है चाहे हरियाणा का कोई भी है, उन्होंने इसमें लिख के आगे भेजा है और उन्होंने इसमें चेंजमेंट किए हैं। तो जो पोर्टल था इसका पूरा ज्ञान अभी नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग भी बहुत कम आदमी, जैसे यहाँ से अगर नगर निगम से ही लो आप तो 2 ही आदमी लेके आए थे, जिसमें से एक राजीव है और एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर और था, 2 ही आदमी इसमें अभी ट्रेनिंग लेके आए हैं, और जबकि काम बहुत ज़्यादा है ये। तो इसका मतलब आपस में इसी बेस पे एक दूसरे के साथ OTP शेयर कर लेते हैं कि भाई आपको भी ये अथराइज़ किया गया है इस चीज़ के लिए कि भाई आप एप्लीकेशंस को जनरेट करो। तो आदमी इस विश्वास पे कि भाई आप मेरा काम भी देख लीजिए, क्योंकि मुझे इसमें पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो इस वजह से OTP शेयर होने पाए गए हैं। इस बात का हमने निगम में जैसे पूछताछ की तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हमने OTP शेयर किए हैं, काम की पूरी इस पोर्टल की पूरी जानकारी ना होने के कारण यह बात सामने आई है। तो इसमें जिन लोगों ने शेयर किए हैं वो लोग भी सस्पेक्टेड हो सकते हैं, वो भी जांच के दायरे में है या नहीं है? देखो इसमें दो ही चीज़ हैं, किसी को नॉलेज और उसकी क्या उसके अंदर इंटरफेरेंस है, इन दोनों चीज़ को देख के हम कर रहे हैं कि ये मतलब एक इस बात को हम लेके चले कि OTP शेयर कर दिया तो उसको उस कॉलम में रखें हम कि ये गिल्टी है, नहीं, बट हम ये चेक करते हैं उसके अंदर कितने उसका नॉलेज था, उसको पता हो कि भाई ये क्राइम हो रहा है और फिर भी वो साथ दे रहा है तो वो गिल्टी होगा और वो अरेस्ट भी होगा। तो सबसे बड़ी बात जो सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस ने जो 2 इन आरोपियों को अरेस्ट किया है, तो इनसे रिकवरी क्या क्या हुई है, या कोई ऐसी, जिस तरह से आपने भी बताया था भी कुछ पैसों की रिकवरी हुई है, तो वो इस पूरे मामले के अंदर क्या है? देखो हमने ये अभी जो इनसे रिकवरी हुई है उसको इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और जो इन्होंने हमने इनसे वो पैसा रिकवर किया है जो लोगों से इन्होंने लिया है और करके किसी और एरिया की NDC इनको दे दी है, वो पैसा हमने इनसे रिकवर रिमांड के दौरान किया हुआ है, उसको अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। संदीप जी, इसमें एक बात और सामने आ रही है कि ये मामला कहीं ना कहीं राजस्थान के जयपुर से भी जुड़ा हुआ है, वहाँ से भी कुछ रिकवरी हुई है, ऐसी बात सामने आ रही थी, तो एक बार इसके बारे में क्या सच्चाई है? नहीं, वो देखिए उन्होंने जो फर्स्ट डे जो डिस्क्लोजर किया था उन्होंने उस जगह का नाम ले दिया था, लेकिन फर्दर जब हम उस चीज़ को डिनाई कर दिया था और उन्होंने जो दूसरी जगह बताई हमने उस जगह से रिकवरी की है। जी संदीप जी, एक सवाल और है इसमें कि जो ये सवाल है जनता के सवाल होते हैं और मीडिया के माध्यम से उठाए जाते हैं, इसमें जैसे ये कच्चे कर्मचारी थे इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा मुकदमा बनता है वो जोड़ी जाएगी या साथ में कैसे जुड़ेगी? वो इसमें जो राजीव था वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और उस संबंध में हम अपना जो है इसमें राय ले रहे हैं कि भाई LA से राय ले गए जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आता है या नहीं, अगर आता है तो हम इसमें ये धारा जरूर लगाएंगे। जी संदीप जी, इसमें एक सवाल जो अब आके रुक जाता है करनाल तहसील के ऊपर, जो अर्जी नवीस है, जो रजिस्ट्रियाँ आई हैं, अवैध कॉलोनी की रजिस्ट्रियाँ आई और वो जो वैध कॉलोनी है उसके ID से, जो टेम्परेरी ID से वो रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं, तो जो ये लोग हैं इस तरह के, वो कितने सस्पेक्टेड हैं और कितने लोग जांच के दायरे में हैं? रेवेन्यू विभाग को इस संबंध में लेटर लिखा है, जो रजिस्ट्रियाँ हमने अभी तक वेरीफाई की हैं उनके अगेंस्ट हमने तहसील को अभी लेटर लिख के दिया है कि भाई हमें ये बताया जाए कि इनमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। अगर वो लोग भी इसमें अगर दोषी हैं तो चाहे उनके जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको थ्रू प्रॉपर चैनल उनको भी इस संबंध में हम लेटर भिजवाएंगे कि इनकी मिस्टेक थी या इन्होंने जानबूझ के किया है या इनकी नेग्लिजेंसी है, जो भी होगा हम कार्रवाई करेंगे। तो इसमें संदीप जी जो पूरा मामला जो तहसील की तरफ घूम जाता है, तो चर्चा में है पूरे शहर के अंदर कि तहसील की भी पूरी इन्वॉल्वमेंट है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखो अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट सामने आती है तो ऑब्वियसली उनको भी अरेस्ट किया जाएगा जो भी इसके अंदर दोषी होगा। जी संदीप जी, आप पूरा जो इस तरह की घटना घटी है, जो शहर के अंदर एक बहुत बड़ा मामला हो गया है और पूरी स्टेट से जोड़ के देखा जा रहा है, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? वो भी बायर हैं या सेलर हैं, हम तो उनसे एक ही बात कहेंगे कि जो भी सेलर है फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अपनी प्रॉपर्टी को लेने से पहले, क्योंकि देखो गरीब है या कोई भी अमीर है, इतनी अमाउंट कोई पे कर रहा है और उसको फिर कल को पता लगे कि आपके साथ धोखा हो गया है और रजिस्ट्रियाँ कैंसिल होती हैं तो आम आदमी को बड़ी परेशानियाँ होती हैं। तो जो भी खरीदार है हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जगह लेने से पहले प्रॉपर उसकी वेरिफिकेशन करा ले और
डीसी साहब के द्वारा भी कई बार अखबार के माध्यम से भी और अदर मीडिया के चैनल्स के माध्यम से भी कई बार लोगों को अवगत कराया गया है कि भाई ये कॉलोनियाँ अनअप्रूव्ड हैं। तो हम लोगों से यही अपील करेंगे कि लेने से पहले एक बार, चाहे डीलर के माध्यम से ले रहे हैं चाहे डायरेक्टली ले रहे हैं, एक बार उस प्रॉपर्टी को ज़रूर वेरीफाई कराएं कि ये अनअप्रूव्ड एरिया में तो नहीं है, क्योंकि कल को उसी को हानि होगी अगर वो गलत एरिया में ले लेगा। तो भी नहीं है, ये तो बगैर किसी प्रॉब्लम के वो अपना मकान भी बना पाएगा और सब कुछ करा पाएगा। कल को ना तो नगर निगम आएगा ना कोई और आएगा। अनअप्रूव्ड है तो ऑब्वियसली देखो कल को उसको प्रॉब्लम्स होंगी। तो अभी तक संदीप जी कितनी रजिस्ट्रियाँ हैं जो सस्पेक्टेड है, कितनी कैंसिल होने वाली हैं और कितनी और हो सकती है? ये हमने जो है 106 जो एरिया रजिस्ट्रियाँ हमारी ऐसी आ चुकी हैं जो तहसील विभाग से हैं जिनके अनअप्रूव्ड होना, कभी हम उनका एक बार दोबारा से मिलान करा रहे हैं ताकि किसी भी आदमी की गलत रजिस्ट्री कैंसिल ना हो जाए और उसको प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हमने तहसील जो डिपार्टमेंट है उससे इस संबंध में कंटिन्यूस संपर्क बनाए हुए हैं। तो संदीप जी अभी तक कुछ रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हुई हैं या अभी होनी है? देखो वो हम जो भी हमारे पास 23 रजिस्ट्रीज ऐसी आ चुकी हैं जो अनअप्रूव्ड मतलब एरिया किसी और की थी, करवाई कहीं और गई हैं। अब हम उन्होंने दूसरी जगह की एनडीसी लेके करवा भी ली है, तो हम ये वेरीफाई कर रहे हैं कि वो अनअप्रूव्ड एरिया की हैं अप्रूव्ड एरिया की हैं उनमें से भी। तो जैसा अगर वो अनअप्रूव्ड की है तो ऑब्वियसली कैंसिल तो होंगी। संदीप जी ये जांच कब तक चलेगी, कुछ इसका कोई डेडलाइन फिक्स हुई है? देखो एंट्रीज बहुत ज़्यादा हैं और रजिस्ट्रियाँ ज़्यादा होने के कारण इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हर एक रजिस्ट्री का पहले तो उनके खसरे नंबर चेक कराना, तो फिर उसका ये पता करना कि ये खसरा नंबर क्या है अनअप्रूव्ड एरिया का। तो एक एक एंट्री को बड़ी ध्यान से करना पड़ता है और इसलिए इसमें टाइम लगेगा। ये थोड़ी लेंथी प्रोसेस है। संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। दोस्तों जिस तरह से अब तक टाइम्स ने इस पूरे मामले का खुलासा किया था और आज हमने आपकी जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आर्थिक अपराध शाखा के एसएचओ हैं संदीप जी, उनसे विशेष बातचीत दिखाई और पूरे सवालों का जो सवाल थे उनका जवाब आपके सामने आ चुका है। जो पत्रकार की जिम्मेदारी होती है वो मैं आपको दे दूं, 1 लाख से ऊपर जहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है कि पुलिस रिकवर कर चुकी है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इसका खुलासा जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, चालान कोर्ट में चला जाएगा, उस समय कर दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहना, मैं आपको इस पूरे जो घोटाला कांड है इसका पूरा का पूरा अपडेट देता रहूंगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास उगीजा अपने साथी कृष्ण के साथ।